कि गिव सम एग्जांपल व्हाई क्वांटम मैकेनिक्स इज रिक्वायर्ड। ठीक, तो पिछले क्लास में ही हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया कि जब भी आपको कोई ऐसा फेनोमेना दिखाई दे जहाँ पे मैटर पार्टिकल का इंटरेक्शन हो रहा हो किसी वेव के साथ, किसी रेडिएशन के साथ, तो उन फेनोमेनास को, उन इवेंट्स को, उन एक्सपेरिमेंट्स को आप क्लासिकल मैकेनिक्स से आप नहीं समझा सकते, और इसलिए हमको क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी। तो वन बाय वन हम उन इवेंट्स को देखते जाएंगे जहाँ पे रेडिएशन किसी पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करता है। ओके, तो उसके लिए हमने सबसे पहले चूज किया किसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। हमने देख लिया था व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि जब कोई मेटल होगा, उस मेटल के ऊपर जब कोई रेडिएशन फॉल होता है, स्पेशली हाई एनर्जी रेडिएशन फॉल होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस मेटल। Okay, so when radiation of high energy are made incident on the surface of a metal, the electrons are emitted. और इनका एमिशन का प्रोसेस क्या है, इनका एमिशन का ट्रेंड क्या है, उस ट्रेंड को अगर आप देखोगे तो उसको अगर आप एक्सप्लेन करने जाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन दिस थिंग बाय क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, और इसके लिए हमने देखा था कि एक पूरा सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुआ था, एंड दैट एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय हेल्बैक्स। और उसका एक्सपेरिमेंट फैक्ट क्या था? मैंने बोला था कि जब इस यूनिट में जब कोई क्वेश्चन आएगा कि व्हाई क्वांटम मैकेनिक्स इज रिक्वायर्ड, और किसी इवेंट को बेस रख करके आपको जब एक्सप्लेन करने में जब बोलेगा, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले आपको बताना है उस एक्सपेरिमेंट के फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं। पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपको नोट करना है। फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो एक्सपेरिमेंटली अचीव्ड डाटा है। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपको नोट करना है, एंड देन आपको बताना है कि यहाँ पे आकर के क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ फेल हो जाता है, ये आपको बताना है। एंड देन जब वो फेल हो जाता है तो उस फेलियर को कैसे सॉल्व करता है क्वांटम मैकेनिक्स, ये आपको बताना है। तो इससे एस्टेब्लिश हो जाएगा व्हाई वी नीड टू स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, और इस प्रोसेस से हमने जब पढ़ना शुरू किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो हमने सबसे पहले उसके फैक्ट्स लिखे। तो हमने क्या क्या फैक्ट्स लिखे? हमने 4 फैक्ट्स लिखे थे। क्या क्या लिखे थे? द फर्स्ट वन वाज, he stated is that when the radiation fall on surface of metal, electrons are emitted, and there is no time lag between the incidence of radiation and emission of electron. Incidence of radiation and emission of electron। ठीक है, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, मेटल के सरफेस पे रेडिएशन गिरा और तुरंत इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। देयर इज नो टाइम लैग, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हमने क्या नोट किया था कि हमको ये डिसाइड करना है कि इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा कि नहीं होगा। मेटल सरफेस है, इसके ऊपर जब रेडिएशन गिरेगा तो हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन का जब यहाँ से एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब फेंकाएगा बाहर में, तो देयर इज नो टाइम लैग, इट्स ओके। बट इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसकी क्या गारंटी है? तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं, उसके लिए क्या फैक्ट बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इफ एंड ओनली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट radiation is greater than a particular value. It is greater than a minimum frequency, तभी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। दैट मीन्स अगर ये डिसाइड हो चुका है कि एक मैंने मटेरियल लिया है, इस मटेरियल के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी सपोज न्यू नॉट है, तो न्यू नॉट से छोटा फ्रीक्वेंसी का कोई रेडिएशन इसके ऊपर गिराओगे तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का एमिशन कब होगा? जब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी या तो न्यू नॉट हो या उससे ज्यादा हो। सो इफ आई राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज न्यू, देन फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस न्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नॉट। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन क्या होना चाहिए? is greater than
ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं शो करता हूं न्यू नॉट से। सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी, अगर इसको मैं न्यू से शो करता हूं तो दिस न्यू शुड बी ग्रेटर देन ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, तब ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। अदरवाइज उस रेडिएशन का अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है तो आप इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा लो, the electrons will not be emitted. So the required condition is this nu should be greater than or equal to nu naught. So this minimum frequency is known as threshold frequency. ठीक है? So if it is asked for say 1 mark, what is threshold frequency in photoelectric effect? तो आप क्या लिखोगे? Threshold frequency is that minimum frequency below which if a radiation of frequency below this frequency is made incident on the surface of metal, electrons will not be emitted. And any radiation whose frequency is more than or equal to this frequency, the electrons are emitted irrespective of the intensity. इंटेंसिटी से इसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या था हमारा, कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, अब हमने 2 कंडीशन अचीव कर लिया। सबसे पहले बात देखा कि रेडिएशन गिराओगे तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं इसको हमने डिसाइड किया कैसे, फ्रीक्वेंसी से। कौन से फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन गिराता हूं। अगर मेरा रेडिएशन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, चाहे कितना भी उसका वोल्टेज बढ़ाओ, कितना भी उसका इंटेंसिटी बढ़ाओ। लेकिन अगर आपने एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा का अगर रेडिएशन आपने गिराया है तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया, इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन शुरू हो गया, यहां से भागना शुरू हो गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ये काइनेटिक एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है, और पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था ये काइनेटिक एनर्जी को हम नापते कैसे हैं। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हमने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बनाया था, इस टाइप से उल्टा लगा दिया, इस टाइप से हम जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट लगाया था कि ये जो हमारा जो कर्व्ड सरफेस है जिसके ऊपर मैं रेडिएशन गिराता हूं, इसको मैंने निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा था और इधर को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा था। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है टू परफॉर्म दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट इफ आई वांट टू मेजर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट शुड बी डन, मैं इसको पलट देता हूं, है ना। इसको जस्ट मैं क्या कर देता हूं, इसको पॉजिटिव एंड निगेटिव कर देता हूं लाइक दिस। तो फिर हम क्या देखते हैं कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जब वो इस प्लेट की ओर दौड़ेगा तो ये वाला प्लेट निगेटिव टर्मिनल से होने के कारण से उसको अपोज करेगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि वो इस अपोजिट फोर्स के अगेंस्ट दौड़ के जा सके। अगर उसके पास इतनी एनर्जी होगी तो उसको क्रॉस कर लेगा। एंड देयरफॉर मैं इस वोल्टेज को बढ़ा बढ़ा के देखता हूं, और ऐसा कौन सा वोल्टेज है जो इलेक्ट्रॉन को आने से रोक देगा। तो जब मुझे वो वोल्टेज का वैल्यू पता चल जाएगा तो मुझे उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा, बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन ए टू टर्मिनल हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू EV। मेरे ख्याल से यहीं तक हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अगर मेरे पास 2 टर्मिनल हैं जिसके बीच V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस साइड इज पॉजिटिव एंड दिस साइड इज नेगेटिव, and if a charge particle is placed here, or if this charge particle is positive then it will try to run in this side, and if the charge particle is negative then it will try to run in this side। तो जब वो इस तरह से रन करके जब आएगा तो कितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, इसके लिए फार्मूला मैं लास्ट क्लास में बताया था, हाफ mv² विल बी इक्वल टू E इंटू V, QV इनफैक्ट। अगर ये चार्ज अगर Q चार्ज अगर मैं लेता हूं, इट इज गिवन एज QV। और इस तरीके से मैं इस वोल्टेज को नाप करके मैं इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी नाप लूंगा। मैं यहाँ पे जस्ट E कर लूंगा एंड E इंटू V करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा।
ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो किस बात पे डिपेंड करती है, तो हेल्बैक्स ने उसके लिए भी काम किया है। उन्होंने अलग अलग रेडिएशन गिरा के देखा, फ्रीक्वेंसी को बदल बदल के गिरा के देखा। हमको पता है अगर ये फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से अगर छोटा हो तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही नहीं। ओके, क्या होगा अगर मैं न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी गिराता हूं, तो हमको पता चलता है इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेगा और उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, इनफैक्ट इट विल बी जीरो। अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चलता हूं तो क्या होता है, मैं जो रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते चलता हूं तो क्या होता है, तो व्हाट ही फाउंड, आप लिखे हो पिछले क्लास में, आपने लिखा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, किस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन गिराते हो, है ना, एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना, इसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। एंड लास्ट थिंग नंबर 4, अब हमने क्या क्या सेट कर लिया, हमको पता है कि न्यू नॉट से बड़ा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन गिराने से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलेगा, दो चीज हमने पता कर लिया। तीसरा, ये जो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये न्यू जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का, यहां तक हमने पता कर लिया। अब मैं चाहता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करो, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। देखो अभी तक हर चीज फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन emitted does not depend upon frequency, but this thing depend upon intensity of radiation. The number of electron emitted depends upon intensity of radiation, है ना, एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये चार फैक्ट हमने शायद पिछले बार पूरा नोट कर लिया था। अब इन चार फैक्ट में ऐसा क्या चीज है जो हम बॉदर करेगा, नॉर्मल हम मैकेनिक्स से उसको नहीं समझा सकते, क्लासिकल मैकेनिक्स से उसको नहीं समझा सकते। तो व्हाट आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स, व्हाई वी आर अनेबल टू एक्सप्लेन दिस थिंग, इसको अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। क्लासिकल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट कैसे बोलता है कि सपोज मेरे पास एक पेंडुलम लटका हुआ है, पेंडुलम सिंपल ऑसिलेशन इस टाइप से, इसको मैं लटका के छोड़ दूंगा, इस टाइप से जाएगा एंड लाइक दैट, इस टाइप से आना जाना इसका लगा रहेगा लाइक दिस। एक सेकंड में कितने बार ये ऑसिलेट करेगा, इट इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना दूर जाता है, इट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। और क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है, ये क्लास 11th में अभी आपने उसको पढ़ा होगा, 11th में, इनफैक्ट आपने फर्स्ट ईयर में भी आपने इसको पढ़ा होगा बिकॉज मैकेनिक्स वहां पर भी है। और आपने पढ़ा होगा कि ये जो पेंडुलम है इसकी एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला क्या आता है, इसको आपने पढ़ा होगा, इट इज हाफ के ए स्क्वायर, है ना, स्प्रिंग के केस में आता है वो हाफ के एक्स के आर स्क्वायर ऐसा आता है। सो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, ये आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 11th में भी किया हो और फर्स्ट ईयर में भी किया हो। दैट मीन्स एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, मतलब कोई अगर सिंपल पेंडुलम है तो उस पेंडुलम की एनर्जी कितनी होगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। और इसको आपने पिछले बार भी किया होगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर जब आपने पढ़ा था उस समय भी आपने किया था, आई इज इक्वल टू के स्क्वायर। दैट मीन्स इंटेंसिटी या एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। क्लासिकल मैकेनिक्स इंटेंसिटी और एनर्जी में डिफरेंशिएट नहीं करता। ओके, तो इससे हमको देखने से पता चलता है कि जो भी हमारा
इस पेंडुलम का जो एनर्जी होगा वो उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि 1 सेकंड में कितने बार ऑसिलेट कर लेगा। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स, और ये सही भी है। आप पेंडुलम के केस में इसको सॉल्व करके देखो, ये यही आता है। तो जब हम कोरिलेट करने का कोशिश करते हैं तो थोड़ा इस चीज को समझने का कोशिश करो कि सपोज मेरे पास 2 बल्ब हैं। आप लोग अपना अनम्यूट हो जाए रहो, क्योंकि अभी थोड़ा क्वेश्चन पूछना है मुझे आप लोगों से। मेरे 2 बल्ब है, एक ब्लू कलर का बल्ब है और एक रेड कलर का बल्ब है। ठीक है, इन दोनों में से दोनों बल्ब को जब मैं जलाता हूं तो ये ब्लू लाइट देगा और ये रेड लाइट देगा। ठीक है, कौन से बल्ब का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? फटाफट बताना, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। ब्लू वाले का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि आपने विब्योर पढ़ा है, और ये विब्योर किस ऑर्डर में जमा हुआ है? इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखो तो ब्लू यहां आता है और रेड यहां आता है। दैट मीन्स ब्लू का फ्रीक्वेंसी रेड से बहुत ज्यादा है। ओके, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इसका ज्यादा है, इसका फ्रीक्वेंसी कम है। वेवलेंथ इसका कम है, इसका वेवलेंथ ज्यादा है। सिंपल। अब मैं ये बोलूं, मैं अपने घर में 2 बल्ब लगाए हूं, एक ब्लू है और एक रेड है। लेकिन जब मार्केट में जब इसको लेने गया तो ब्लू मिला था मुझे 5 वाट का और रेड मिला था मुझे 100 वाट का। ठीक है, तो जब मैं इस लाइट को ऑन करूंगा, कौन ज्यादा चमकेगा? रेड वाला ज्यादा चमकेगा। क्यों ज्यादा चमकेगा? क्योंकि ये 100 वाट का है और ये कितने वाट का है? 5 वाट का है। लेकिन आपको पता है ब्लू वाले का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो ब्लू वाले का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू is greater than frequency of red, but here in this particular case intensity of red is greater than intensity of blue। इस कारण से नहीं कि फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा है, इस कारण से क्योंकि इनका वाटेज कम ज्यादा है। पॉइंट समझ में आया? अब हेल्वेट ने क्या ऑब्जर्व किया था, इसके ऊपर लेके उसको क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया कि द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड instantaneously when the radiation fall on the surface। जब रेडिएशन किसी सरफेस पे गिरता है तो इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलता है। तो जो बोलोगे ओके इसमें रेड ब्लू का क्या काम है, चलो छोड़ो थोड़ी देर के लिए। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है आपका? द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड ओनली इफ the radiation the frequency of radiation is greater than a particular value, particular minimum frequency, जिसको मैं बोलता हूँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब ये कि सपोज मेरे पास एक मटेरियल है, अब वो मटेरियल बोलता है उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी येलो है। सपोज एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक मटेरियल है जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है? येलो कलर का जितना फ्रीक्वेंसी आता है उतना अगर है, इसका मतलब मैं ब्लू कलर का लाइट इसके ऊपर गिराऊंगा तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा कि नहीं होगा? बोला था अनम्यूट रहो, बहुत सारा क्वेश्चन पूछना मुझे। होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है? येलो कलर के इक्विवेलेंट। तो ब्लू तो डेफिनेटली ब्लू कलर का जो फ्रीक्वेंसी है येलो से ज्यादा है, एंड देयरफॉर ब्लू कलर का लाइट गिराने से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। रेड कलर के गिराने से एमिशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, ऑब्वियसली। ओके, ये हेल्वेक्स ने प्रैक्टिकल करके देखा है। अब इस चीज को लेके आओ, देखो ये 5 वाट का ब्लू कलर का बल्ब जो कि इंटेंसिटी जिसका कम है रेड से, पता चलता है मटेरियल के ऊपर जब गिराओगे, उस मटेरियल के ऊपर उस बल्ब को चलाओगे तो पता चलता है इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये 100 वाट का बल्ब इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। ठीक है, जबकि आपको पता है एनर्जी किस में ज्यादा निकल रही है? ज्यादा कौन चमक रहा है? रेड कलर का। रेड कलर ज्यादा चमक रहा है, इंटेंसिटी इसकी ज्यादा है। इंटेंसिटी ज्यादा है मतलब हमको लगता है कि इसकी एनर्जी ज्यादा है। जब एनर्जी ज्यादा है तो फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। पता चलता है कि ये रेड तो निकाल ही नहीं सकता। ब्लू, इसकी इंटेंसिटी कम है तो इसकी टोटल एनर्जी कम है, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। ठीक है, इस चीज को आप क्लासिकल वे से समझाने की कोशिश करोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज रेड कलर का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा,
इसलिए उसका एनर्जी ज्यादा होगा और इसलिए रेड कलर को तो निकाल लेना चाहिए, लेकिन निकालता ब्लू कलर है इस पर्टिकुलर केस में। सो हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो हमारे जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट मिला है इसको उल्टा हो गया कहानी, है ना। निकालना इसको चाहिए था, रेड को निकालना चाहिए था, बट निकालता ब्लू है। ओके, सो दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय सिंपल वे, क्लासिकल वे से आप इसको नहीं समझा सकते। ओके, एंड देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस काइनेटिक एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे, न कि इंटेंसिटी पे। कहने का मतलब ये है, जो इस एग्जांपल में उसको आप समझो कि अगर मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी येलो कलर का था तो मैं ग्रीन लाइट गिराऊंगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, येलो से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ग्रीन से भी निकलेगा, ब्लू से भी निकलेगा, इंडिगो से भी निकलेगा, वायलेट से भी निकलेगा। लेकिन इन सब के निकलने में अंतर क्या है? जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो येलो से निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जो ग्रीन से निकलेगा उससे ज्यादा होगा, ब्लू से होगा और ज्यादा होगा, इंडिगो वाला और ज्यादा होगा, वायलेट वाला सबसे ज्यादा होगा। दैट मीन्स कितना काइनेटिक एनर्जी लेके आएगा इलेक्ट्रॉन, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। आप 100 वाट का रेड कलर का जला दो, निकलता ही नहीं इलेक्ट्रॉन। ओके, अब मैं दो चीज यहां पे रख लेता हूं, मैं दो बल्ब जला रहा हूं, एक ग्रीन जला रहा हूं और एक ब्लू जला रहा हूं, ठीक है। तो और ग्रीन को रख लेता हूं सपोज 100 वाट का, और ब्लू को रख लेता हूं फिर से 5 वाट का। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ब्लू वाले की कि ग्रीन वाले की? तो पता चलता है वंस अगेन ब्लू इज मोर, भले ही 5 वाट का है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ब्लू वाले की ज्यादा होगी। ये 100 वाट का ग्रीन का काइनेटिक एनर्जी कम होगा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। फिर से लगता है फिर गड़बड़ हो गया, जब निकल रहा है तो ये वाला ज्यादा एनर्जी देना चाहिए, ये ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। ओके, एंड देन नाउ वी काउंट इलेक्ट्रॉन। ये 5 वाट का ब्लू कलर का बल्ब जला करके कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करता हूं। एंड 100 वाट का ग्रीन जला करके मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करता हूं। पता चलता है ग्रीन वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, एंड ब्लू वाला कम इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। So the number of electron depends upon intensity. It does not depend upon frequency. अभी फिर से कहानी बदल गई। अभी तक तो लग रहा था कि हर एक चीज फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, लेकिन लास्ट चीज ऐसा है जो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ग्रीन कलर का बल्ब 100 वाट का है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगा, भले उसकी एनर्जी कम होगी लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। ब्लू कलर वाला इलेक्ट्रॉन निकालेगा जिसकी एनर्जी ज्यादा जरूर होगी, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा क्योंकि 5 वाट का है। ठीक है, तो ये इतने सारे फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो आपस में गूंथे हुए हैं, जिसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे तो क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पे फेल हो जाता है। सो फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पे फेल कैसे हो रहा है, अब उसको देखो। सबसे पहला पॉइंट क्या है? देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब रेडिएशन की गिरते ही तुरंत के तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलता है। और हमने पढ़ा है क्लासिकल मैकेनिक्स में, हमने क्लास 12 से पढ़ना शुरू कर दिए थे व्हाट इज लाइट। पहले न्यूटन ने बोला था इट इज पार्टिकल, बाद में बोले कि नहीं वो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन इसको समझा नहीं सकता। आप सेकंड ईयर में पढ़े हो पूरा पूरा पेपर नंबर 2, इंटरफेरेंस से शुरू होकर के पूरा पोलराइजेशन तक गया था, है ना। इंटरफेरेंस था, डिफ्रैक्शन था, पोलराइजेशन था, और उन सब में आपने यही चीज पढ़ा कि लाइट इज अ वेव। तो जब कोई वेव किसी मटेरियल सरफेस के ऊपर गिरता है तो इस को इस सरफेस पे प्रोपोगेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और जब टाइम लगेगा तो जब ये पूरा प्रोपोगेट हो जाएगा, अपनी एनर्जी पूरा का पूरा इस सरफेस को दे लेगा, तब इलेक्ट्रॉन का एमिशन यहाँ पे होना चाहिए। इसका मतलब इंसिडेंस ऑफ फोटोन और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ टाइम डिफरेंस होना चाहिए इफ द लाइट इज अ वेव। अब इफ क्या बोल रहे हैं, सेकंड ईयर में तो चीख चीख ये पढ़े आप लोग की लाइट इज वेव। ओके, तो जब लाइट जब इसके ऊपर गिरता है, रेडिएशन इसके ऊपर गिरता है, तो देयर शुड बी ए टाइम लैग बिटवीन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंस ऑफ फोटोन। आपके एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से एकदम उल्टा है, इसको गड़बड़ है। सो क्लासिकल मैकेनिक्स पहला चीज को ही नहीं समझा पाता
कि why there is no time lagging. If electron is a wave, then there should be some time lag, which cannot be explained by classical mechanics. This is your point number 1. Okay, then come to point number 2. Frequency of emitted photon should be greater than a particular frequency, and it does not depend upon intensity. अभी हमने एग्जांपल देखा था कि हमारा 5 वाट का ब्लू कलर का बल्ब इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, जबकि 100 वाट का रेड कलर का बल्ब इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकता है, अगर मेरा मटेरियल ऐसा है जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी येलो कलर है। ओके, तो जब जितना एनर्जी चाहिए, जैसे आप कभी कोई फल तोड़ने जाते हो किसी पेड़ से, आपको पता है कि आप इतना फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगा, तो वो फोर्स चाहे आप हाथ से लगाओ, चाहे पत्थर से लगाओ, चाहे डंडे से लगाओ, जब आप लगाओगे तो उसको टूट ही जाना चाहिए। So if minimum frequency, minimum energy is required, तो वो एनर्जी किसी भी तरीके से, किसी भी कलर के लाइट से गिरे, इलेक्ट्रॉन को निकलना चाहिए। अगर किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहे ब्लू कलर से मिले, चाहे रेड कलर से मिले, इसको निकल जाना चाहिए, उसको कलर से क्या लेना देना। ठीक है, तो दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल मैकेनिक्स। थर्ड थिंग, थर्ड फैक्ट क्या था हमारा? Kinetic energy of emitted electron increases with increase in frequency of radiation, and it once again it does not depend upon intensity. अब मैं इंटेंसिटी बढ़ा के देखता हूं, जैसे मैं ब्लू ही लिया, 5 वाट का ब्लू लिया और 100 वाट का ब्लू लिया, चलो हमको पता था ब्लू ही निकालेगा, तो ठीक है, हमने दोनों ब्लू ब्लू ले लिया। तो अब जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इस बात पे कैसे डिपेंड करती है? तो पता चलता है भले 100 वाट का ब्लू ज्यादा चमकेगा, 5 वाट का ब्लू कम चमकेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी एक एक इलेक्ट्रॉन को नापोगे तो दोनों ही केस में निकलने वाला इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम कलर के लाइट से निकला है। जबकि अगर यहीं पे एक छोटा सा वायलेट कलर का लगा दूं, भले ही 1 वाट का ही क्यों ना हो, इससे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इससे ज्यादा होगा, because it depends upon frequency, it does not depend upon intensity. ठीक है, so this again fails to explain the classical concept, the experimental fact. And what is last? Number of electron does not depend upon frequency. कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, it does not depend upon frequency. आप वायलेट गिरा रहे हो कि ब्लू गिरा रहे हो कि ब्लू और ग्रीन गिरा रहे हो, it does not depend upon frequency. कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन वाटेज। ब्लू एंड ब्लू 500 वाट, पता चलता है 100 वाट वाला बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकालेगा और 5 वाट वाला कम इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, अब जब मुझे पता है वायलेट वाला का एनर्जी ब्लू वाले से अगर ज्यादा है, तो उसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए। पता चलता है 1 वाट का है तो कम इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 100 वाट का होता है तो ये भी ज्यादा निकालेगा। That means the number of electron is function of intensity. It does not depend upon frequency. ये पूरा उल्टा पुल्टा मिक्स होते जा रहा है। This also cannot be explained by classical mechanics. तो सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स के जड़ पे आओ। क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है? क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है कि when I have a radiation of frequency nu, है ना, मेरे पास एक रेडिएशन है जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है, न्यू है, तो उसकी एनर्जी, कितना एनर्जी लेकर के वो चलेगा, दिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी को ब्रेक करते हो तो E इज इक्वल टू एच न्यू लगाते हो। हर एक पैकेट के अंदर एच न्यू एनर्जी भरी हुई है, लाइक दिस। मतलब हर एक पैकेट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ठीक है, इस पैकेट के अंदर कितनी एनर्जी है, एच न्यू, इसके अंदर कितनी एनर्जी है, एच न्यू। कहीं दोनों एक साथ मिल गए तो कितनी एनर्जी मिलेगी, ट्वाइस ऑफ एच न्यू। अब मुझे कहीं पे 3.5 एच न्यू एनर्जी चाहिए, मैं कैसे ला के दूंगा? एच न्यू एच न्यू एच न्यू, 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा, 1.5 नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट
क्वांटम मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट। क्वांटम मैकेनिक्स ये होता है दीज थिंग्स आर क्वांटाइज्ड, ये पैकेट के रूप में मिलेगा। सो एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिस ये बोलता है एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, और हर एक क्वांटम में, हर एक पैकेट में कितनी एनर्जी भरी होगी, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। देन व्हाट इज इंटेंसिटी? एनर्जी तो समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी से एनर्जी निकलेगा। व्हाट इज इंटेंसिटी? लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में टोटल कितने पैकेट आपको मिल गए, दिस इज इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी इज टोटल एनर्जी, एंड ईच फोटोन इज इंडिविजुअल। इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है, ईच फोटोन इज इंडिविजुअल एंड देयरफॉर दे डू नॉट सम अप। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं इस बोर्ड पे एक पत्थर मारता हूं तो आपको पता है इसमें होल हो जाएगा, या एक डिप्रेशन पड़ेगा, गड्ढा हो जाएगा, टूट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। क्यों ऐसा टूटेगा? बिकॉज पत्थर एक एनर्जी लेके चलेगा, वो एनर्जी इसको इंपार्ट करेगा एंड देयरफॉर वहां पे एक डिप्रेशन पड़ जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ चलो उस पत्थर में कितनी एनर्जी थी आप निकाल लो ना, हाफ mv² करके मैंने उस एनर्जी को निकाल लिया, और उस एनर्जी को मैं क्या करता हूँ, मैं थर्मोकोल के बॉल लेके आता हूँ मार्केट से बहुत सारा। मुझे पता है एक एक थर्मोकोल बॉल का मास कितना है, और उसको उसी वेलोसिटी से फेंकते जाता हूँ। तो जो एक पत्थर को फेंकने से जितना एनर्जी यहाँ पे मिला था, पता चलता है कि 1 लाख थर्मोकोल बॉल मैं इसके ऊपर फेंक के मारूंगा तो उतना एनर्जी इसको मिल जाएगा। लेकिन क्या मैं 1 लाख थर्मोकोल के बॉल को मारूंगा, यहाँ डिफरेंस पड़ेगा? क्या यहाँ पे गड्ढा बनेगा? भले ही मेरा 1 स्टोन में जितना एनर्जी था वो मेरे 1 लाख थर्मोकोल बॉल के बराबर है, तो क्या दोनों का इफेक्ट यहाँ पे सेम आएगा? और आंसर इज नो, बिकॉज ईच थर्मोकोल बॉल इज इंडिविजुअल। ठीक है, जब इसके ऊपर आके गिरते हैं तो इंडिविजुअली आके गिरते हैं, कंबाइंड इफेक्ट लेकर के आके नहीं गिरते। ठीक है, सिमिलरली व्हेन द फोटोन ट्रेवल्स, ईच फोटोन इज इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी कितनी है, दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। लेकिन मैं देख लिया हो कि बहुत देर तक बहुत सारा फोटोन गिरे, टोटल एनर्जी कितना गिरा, दैट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स। इस चीज को समझो, इंटेंसिटी इज टोटल एनर्जी एंड इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स। बट याद रखना दिस फोटॉन्स आर इंडिविजुअल, सेपरेट। ठीक है, मतलब मैं छोटा 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 अगर मैं रेत फेंक फेंक के मारते रहूं तो कोई आम नहीं गिर जाएगा। आम को गिराना है तो एक बड़ा पत्थर ही मारना पड़ेगा जो इतने एनर्जी लेके जाए जो उस आम को वहां से नॉकआउट कर दे, है ना। बाहर वहीं पे खड़े खड़े बहुत पूरा एक साल तक आप उसमें रेत फेंक फेंक के मारते रहो, आप हो सकता है जितना एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी आप दे चुके हो, बट स्टिल इट विल नॉट शो द सेम इफेक्ट एज ए सिंगल इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इस तरीके से आप समझाने की कोशिश करोगे, देन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। So Einstein started from this point. This is not the concept of Einstein, it is the concept of Planck. Planck said that energy is quantized and each quanta possesses energy equivalent to h nu, and each quanta is individual, and intensity depends upon number of photons, number of quanta. So according to Einstein, since each photon is individual and therefore when I want to get electron from this surface, मुझे एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होगा जिससे इस इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे तोड़ के निकाल सकूं। ठीक है, he said that a minimum energy is required to emit electron from surface of a metal। किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी हमको चाहिए, एंड दैट मिनिमम एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से एसोसिएट करेंगे बिकॉज एनर्जी इज रिलेटेड विद फ्रीक्वेंसी, है ना। ए मिनिमम एनर्जी
is required to remove electron from the surface of a metal, which is known as threshold energy. And in fact, आइंस्टीन ने उसको ये नाम नहीं दिया था, थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं बोला था, उसने इसको कुछ और नाम दिया था. इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, है ना, which is known as work function of the metal. So if somebody asks you, what do you mean by work function of metal? तो आप बोलोगे मेटल के सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए, that is known as work function, and that is denoted by phi, है ना. So a minimum energy is required, which is known as work function. तो जब मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट मीन्स यू रिक्वायर ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी, बिकॉज एनर्जी इज रिलेटेड विथ फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज व्हाई हेंस ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज रिक्वायर्ड. हमने देखा था ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज रिक्वायर्ड. तो न्यू नॉट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी, तो हम बोलेंगे एच न्यू नॉट. तो ये एच न्यू नॉट क्या है, वो मिनिमम एनर्जी, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन, एंड देयरफॉर दिस इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन, एंड मिनिमम एनर्जी को ही मैं क्या बोलता हूं, वर्क फंक्शन. तो वर्क फंक्शन इज नथिंग बट एच न्यू नॉट. हो गया. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इफ my radiation is having frequency greater than threshold frequency. If frequency of incident photon is nu, suppose, and this nu is greater than nu naught, इसका मतलब जितना एनर्जी चाहिए उखाड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन को, उससे ज्यादा एनर्जी लेके आ रहा है. कितना एनर्जी लेके आ रहा है, देयरफॉर एनर्जी ऑफ फोटोन, जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू, एंड सर्टेनली इट इज ग्रेटर देन एच न्यू नॉट, विच इज ग्रेटर देन एच न्यू नॉट. तो इतना एनर्जी का फोटोन आके गिरेगा तो क्या होगा, तो बोलेंगे इसका एच न्यू नॉट पार्ट काम आ जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो फिर भी एनर्जी तो बच जाएगी. So that additional energy is utilized to give kinetic energy to electron. ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन इज दिस, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन is utilized for two purposes. ठीक है, ये जो एनर्जी एच न्यू है, इट इज यूटिलाइज फॉर टू पर्पसेस. पहला काम क्या है इसका, फर्स्ट टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स टू प्रोवाइड वर्क फंक्शन. फर्स्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, और कितना एनर्जी चाहिए उसके लिए, 5 वर्क फंक्शन. एंड सेकंड टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब बताओ इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा. तो फोटोन कितनी एनर्जी लेके आया था, एच न्यू लेके आया था, उसमें से 5 काम आ गया इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मतलब एच न्यू माइनस 5 कंज्यूम हो गया. तो बचा कितना है, एच न्यू माइनस 5 इज द रिमेनिंग एनर्जी, एंड दैट रिमेनिंग एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5. ठीक है, इसलिए मैं यहां पे लिख सकता हूं एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो ये आइंस्टीन का एक इक्वेशन हो गया. द इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो कितना काइनेटिक एनर्जी मिला,
काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। और फाइव को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच न्यू नॉट, एंड देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एंड देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। और अब देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट इनटू न्यू माइनस न्यू नॉट, और सामने में कांस्टेंट लगा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू माइनस न्यू नॉट। मतलब फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट हैज नथिंग टू डू विथ इंटेंसिटी। इसलिए हमारा जो थर्ड फैक्ट था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। तो तीसरा फैक्ट भी क्लियर हो गया। देखो कितना छोटा इक्वेशन लिखा है स्टीन ने, एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट्स इट। और यही वो इक्वेशन है जिसने उनको नोबेल प्राइज दिला दिया।